हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी बाय योगी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि SGLT1 और SGLT2 ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, इनका टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इनकी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होती है, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। आगे की प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्टर्स के बारे में जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की तरफ। ग्लूट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जैसे कि आप लास्ट वीडियो से ये भी देख चुके हो कि ये कितनी आइसोफॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स। जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स और इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट 4 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि जब इंसुलिन हमारी बॉडी और पैंक्रिया से रिलीज़ होता है तब ही ये ट्रांसपोर्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 5, ग्लूट 6, ग्लूट 7, ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इंसुलिन की एब्सेंस में अपनी फिजियोलॉजी शो करते हैं। तो वन बाय वन हम इन ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या और किस तरह से हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और इनका क्या रोल होता है। तो चलते हैं ग्लूट 1 और 3 की तरफ, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट 1 और 3। ग्लूट 1 और 3 मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी जो एफिकेसी है वो सिमिलर है। इनकी जो एफिकेसी है वो सिमिलर है ग्लूकोज के अपटेक करने के लिए, ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर्स सिमिलर एफिकेसी रखते हैं। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ग्लूट 1 और 3 जो हैं वो किस सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, किस, जैसे ग्लूट RBC ब्रेन, प्लेसेंटा एंड कॉर्निया। ये 4 टिश्यू जो हैं और ये सेल जो हैं इनके ऊपर, इनकी सरफेस पर ये ग्लूट 1 और 3 पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे RBC के सरफेस पर जो है ग्लूट 1 होता है, जबकि ब्रेन में हम 2 पार्ट्स लेके चलते हैं, एक ब्लड ब्रेन बैरियर और एक न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की। तो ग्लूकोज जब ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आएगा और न्यूरोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा उसको। एक बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर जिसको क्रॉस करना है ग्लूकोज को, और दूसरा बैरियर न्यूरोनल मेम्ब्रेन, उसको क्रॉस करना है। तो इन दोनों पर कौन से ग्लूट अवेलेबल होते हैं? ग्लूट 1 एंड ग्लूट 3। न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर ग्लूट 3 और ब्लड ब्रेन बैरियर पर ग्लूट 1 अवेलेबल होता है। अगर मैं प्लेसेंटा की बात करूं, प्लेसेंटल बैरियर की, तो प्लेसेंटल बैरियर पर ग्लूट 1 and 3 both are available on placental barrier, ग्लूट 1 and ग्लूट 3। ठीक है, कॉर्निया की बात करूं तो यहाँ पर केवल ग्लूट 1 अवेलेबल होता है। तो ये टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा ग्लूट का और 1 और 3 का। तो इनके बेसिस पे हम आगे देखते हैं कि ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर किस तरह से
हेल्प करते हैं ग्लूकोज को मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में। जैसा कि GLUT1 आपको पता है कहाँ पे होता है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये आरबीसी है, सपोज ये आरबीसी, इसकी सरफेस के पास क्या होगा, ग्लूट ट्रांसपोर्टर होगा। कौन सा, ग्लूट। ये GLUT1 टाइप का होगा। ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ग्लूकोज का बाइंड करेगा ग्लूकोज को और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर। सपोज ये ब्लड है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवेलेबल है और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं 1 और 3, ये हाईली एफिकेशियस होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए हाईली एफिकेशियस होते हैं। कैसे कि कई बार हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जब हमें डाइट नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन चला गया है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिक स्टेट जो है, उसमें क्या होगा, हमारी सेल को एज ए एनर्जी सोर्स ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है नहीं। अब ग्लूकोज लो हो गया है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डाउन हो गई है, तो क्या होगा कि दूसरे जो ऑर्गन्स और सेल हैं वो तो कुछ दूसरे सब्सटेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कार्डियक और स्केलेटल मसल एज ए एनर्जी फ्यूल फ्री फैटी एसिड को यूटिलाइज कर सकती है। यहाँ पर ब्रेन जो है कीटोन को यूटिलाइज कर सकता है। कीटोन दो तरह के हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एसीटो एसीटेट। ये दो तरह के कीटोन्स होते हैं जो ब्रेन एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी जो है ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करती हैं क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन है कि आरबीसी ग्लूकोज को यूटिलाइज, जब ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है फिर भी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाइंड करती हैं और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं और सेल को सर्वाइव करवाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन ट्रांसपोर्टर्स की एफिकेसी ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन ये 1 मिली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसमें से 50% ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्टर बाइंड कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं 3 कंटेनर लेता हूँ, ये 3 कंटेनर, और तीनों कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट सेल्स अवेलेबल हैं। सपोज इसमें स्केलेटल मसल है और स्केलेटल मसल के ऊपर ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं। इसमें लिवर सेल है, इसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल है, और इसमें आपकी आरबीसी है, इसके ऊपर ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट से बताना चाहता हूँ कि ग्लूकोज बाइंडिंग प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज ये ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है सेल, अब ये लिवर सेल है यानी GLUT2 यहाँ पर अवेलेबल है एज ए ट्रांसपोर्टर। ये स्केलेटल मसल है या कार्डियक मसल है, तो ये क्या GLUT4 यहाँ पर अवेलेबल है एज ए ट्रांसपोर्टर। और ये आरबीसी है या प्लेसेंटल सेल है, तो यहाँ पर GLUT1 अवेलेबल है और 1 और 3, ठीक है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये तीनों रखे हुए हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है और ये इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं,
ये 1 मिली मोलर कंसंट्रेशन के ग्लूकोज सॉल्यूशन को बाइंड कर लेंगे। 50% जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एट द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मिली मोलर। ठीक है, 1 मिली मोलर कंसंट्रेशन पर ये 50% ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं GLUT2 की बात करूं, GLUT2 जो है ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं एफिकेशियस वाइज ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए पुअर प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब ये ग्लूकोज को अच्छी तरह बाइंड नहीं कर पाते हैं। किस कंसंट्रेशन पे? 1 मिली मोल। जब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा और ये कंसंट्रेशन 50 मिली पहुँचेगी, 50 मिली मोलर पहुँचेगी, तो ये 50% ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ सैचुरेट होंगे। ठीक है, और इसलिए GLUT2 जो है एफिकेशियस वाइज ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए पुअर प्रॉपर्टी रखता है, ग्लूकोज को पुअरली बाइंड करता है एट स्मॉल कंसंट्रेशन। जो स्मॉल कंसंट्रेशन है लेस देन 15 मिली मोल, इस कंसंट्रेशन से नीचे कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है इस पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स इनको बाइंड नहीं कर पाएंगे। वही अगर मैं बात करूं GLUT4 की, तो ये 5 मिली मोल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसमें से ग्लूकोज को बाइंड कर लेंगे। इस कंसंट्रेशन पे 50% जो ट्रांसपोर्टर हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो GLUT4 मॉडरेट एफिकेसी रखता है ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए। GLUT2 पुअर एफिकेसी होती है इसकी ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए, और हाई कंसंट्रेशन पर ही ग्लूकोज को बाइंड कर सकता है। ठीक है, जहाँ पर GLUT1 एंड 3 जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज अवेलेबल है अगर सॉल्यूशन के अंदर, उसको भी बाइंड कर लेता है। इस वजह से जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कि RBC ग्लूकोज के अलावा और कुछ यूटिलाइज नहीं करती है एज एनर्जी सोर्स, तो यहाँ पर GLUT1 एंड 3 अवेलेबल है। तो जिन ऑर्गन और सेल को ग्लूकोज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 एंड 3 पाए जाते हैं उन सेल्स के ऊपर। जैसे RBC मैंने बताया, ब्रेन बताया, ब्लड ब्रेन बैरियर और न्यूरोनल सेल। ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर, यहाँ पर भी GLUT1 एंड 3 की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमारा जो GLUT1 एंड 3 है वो हाईली एफिकेशियस होता है टुवार्ड्स बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को हम यानी KM कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं KM कॉन्सेप्ट। KM कॉन्सेप्ट मैकलीज मेंटेन कांस्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में जितनी कम वैल्यू होगी, KM वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा एफिकेशियस होगा ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, KM कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जितनी KM वैल्यू कम होगी, जैसे इस सॉल्यूशन की KM वैल्यू कितनी है? 1 मिली मोल। KM वैल्यू क्या है? कि कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स बाइंड ग्लूकोज। तो 1 मिली मोल कंसंट्रेशन पर 50% जो ट्रांसपोर्टर्स GLUT1 एंड 3 हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेते हैं। दिस इज KM वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर KM वैल्यू क्या होगी? 50 मिलीमोलर। 15 मिलीमोलर कंसंट्रेशन पर ही ये 50% ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाइंड कर पाएंगे। इसलिए इसकी एफिकेसी, GLUT2 की एफिकेसी जो है वो पुअर होती है टुवार्ड्स ग्लूकोज बाइंडिंग। ठीक है, ऐसे ही ये मॉडरेट एफिकेसी का होता है।
तो Km वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा एफिकेसी होगी ट्रांसपोर्टर की ग्लूकोज को बाइंड करने के लिए। तो ये Km कॉन्सेप्ट है।